ओके, सो जो लोग मुझे नहीं जानते उनके लिए मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम किरण है और मैं ये वेलनेस इंडस्ट्री के साथ पिछले 4 सालों से जुड़ी हुई हूँ। और ये वेलनेस इंडस्ट्री के साथ मैंने अपना मैंने 4-6 किलो अपना वेट गेन किया है, हेल्दी मसल मास गेन किया है। और इसी के साथ मैं काफ़ी सारे लोगों को हेल्प कर रही हूँ उनका बेस्ट रिजल्ट लाने के लिए, उनका बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। और मेरे साथ बहुत सारे यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं जो लोग ऑलरेडी इसमें बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने कर दिया है। सो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करूँगी दैट इज़ मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता क्या है और मेटाबॉलिक सिंड्रोम किसे बोला जाता है? मेटाबॉलिक सिंड्रोम का सेकेंड जो नाम बोल जाता है वो है सिंड्रोम एक्स। मेटाबॉलिक सिंड्रोम को सिंड्रोम एक्स भी बोलते हैं। अभी मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता क्या है? मेटाबॉलिक सिंड्रोम इज अ क्लस्टर ऑफ मैनी हेल्थ कंडीशन। ये काफ़ी सारी हेल्थ कंडीशन साथ में मिलती है तब उसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोला जाता है। लाइक इंसुलिन रेजिस्टेंस, स्ट्रोक, डायबिटीज़, लिवर का प्रॉब्लम, इवन काफ़ी सारी हेल्थ कंडीशन जब साथ में इकट्ठा होती है तो उसे सिंड्रोम बोला जाता है, इसलिए इसका नाम है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये बोला जाएगा। अभी मेटाबॉलिक सिंड्रोम सिम्टम क्या क्या रहते हैं? अगर किसी को मेटाबॉलिक सिंड्रोम दिख रहा है या क्या हुआ है तो उसके लिए सिम्टम्स क्या क्या रहेंगे वो मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे अगर आपका बॉडी में सिर्फ आपका टमी बाहर आ रहा है, आपका वेस्ट लाइन बाहर आ रहा है, सो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने के चांसेस है। अगर आपका पूरा बॉडी परफेक्ट है और सिर्फ वेस्ट लाइन बाहर आ रहा है, मतलब आपका स्टमक बाहर आ रहा है, तो हाई चांसेस है कि आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है। जैसे अगर बात करें तो अगर आपकी साइज वेस्ट लाइन अगर 35 से अप जा रही है, खास करके मेंस में 35 से अप, लेडीज में 38 से अप, अगर ऐसा जा रहा है तो आपको हाई चांसेस है कि आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है हमें कि हमारा वेस्ट लाइन बहुत ज़्यादा बाहर नहीं आना चाहिए, वो उस पर ध्यान रखना है। तो आप लिख सकते हो इसको। देन अगर आपका आइडियल वेट 5 किलो से भी ज़्यादा है, अगर आपका वजन 5 किलो से भी ज़्यादा है ना, तो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने के चांसेस हो सकते हैं। अभी मेटाबॉलिक सिंड्रोम में क्या क्या आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये सिम्टम्स है कि आपको कैसे हो सकता है। यस। फिर दूसरा होता है हमारी बॉडी में 2 तरीके की फैट होते हैं। एक होता है गुड फैट जिसे हम HDL बोलते हैं, और सेकेंड होता है बैड फैट जिसे हम LDL बोलते हैं। अभी ये गुड फैट और बैड फैट का प्रमाण, अगर बॉडी में बैड फैट का प्रमाण ज़्यादा हो रहा है तो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है। तो इसीलिए हमें गुड फैट का लेवल बढ़ाना है बॉडी में, वो ध्यान रखना है हमें हमारा गुड फैट HDL का लेवल इंक्रीज करना रहेगा, तो हमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम नहीं होगा। जैसे मैंने पहले ही बताया, हमारा वेट अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है, आइडियल वेट से ज़्यादा जा रहा है, तो आपको हो सकता है। थर्ड, अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने के चांसेस है। अगर आपका बीपी का लेवल बढ़ रहा है या तो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है तो भी आपको चांसेस है मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने के। और यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जिनको शायद डायबिटीज़ होगा या उनका ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा होगा। सो अगर आपका ग्लूकोज का फास्टिंग का लेवल जो है वो 100 प्लस जा रहा है, अगर आपने चेक किया और 100 प्लस आ रहा है तो आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने के चांसेस है। सो ये चेक करना है हमें। दूसरा, अभी मेटाबॉलिक सिंड्रोम में क्या क्या चीज़ें आ जाती है, कौन सा क्लस्टर होता है जिसकी वजह से होता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में क्या क्या हो सकता है? एक होता है स्ट्रोक, आपको स्ट्रोक होने के चांसेस हो सकते हैं। सेकेंड, डायबिटीज़, आपको डायबिटीज़ होने के चांस हो सकते हैं। थर्ड होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, काफ़ी सारे लोगों को आजकल ये प्रॉब्लम हो रहा है जिनको डायबिटीज़ है। इंसुलिन रेजिस्टेंस से PCOD, PCOS ये सब भी इश्यूज होते हैं। सो अगर आपको ये है तो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने का चांसेस है। कोलेस्ट्रॉल लेवल का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर लेवल का ज़्यादा बढ़ जाना, एक्सेस वेट मतलब ओबेसिटी, अगर आप ओबेसिटी में आ रहे हो तो आपका वेट बढ़ने का चांस, आपका जो वेट बढ़ रहा है अगर ज़्यादातर बढ़ रहा है तो आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम में हो। ये आपको देखना है कि आपका वेट ज़्यादा नहीं बढ़े, ये आपको देखना है। अभी मैं यहाँ पर एक टॉपिक पे बात करूँगी, ज़्यादा आपको बताऊँगी, दैट इज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्या है? इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब क्या? हमारा बॉडी, जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग ऑलरेडी मेरे साथ जुड़ गए हैं, सो मैं
अगर हम हमारा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट क्या करते हैं, एक्चुअली नॉर्मल लोग, हम जो भी लोग हैं वो हम क्या करते हैं, पोहा, इडली, ढोकला, डोसा, हमारा ये मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट रहता है, उपमा वगैरह। सो ये मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट में क्या रहता है, ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा प्रमाण में रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा प्रमाण में रहने की वजह से हमारा जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का जो ब्रेकडाउन होता है वो ग्लूकोज में होता है। सो ग्लूकोज में ब्रेकडाउन होने की वजह से ये ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपका शुगर जो है वो स्पाइक होता है। सो काफ़ी सारे लोग, जो लोग डायबिटिक है, वो लोग चेक करते रहेंगे तो उनका फास्टिंग कुछ अलग आ रहा होगा और आफ्टर कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकफास्ट करने के बाद बहुत ज़्यादा आ रहा होगा। सो आपका जो ब्रेकडाउन ग्लूकोज होता है, तो आपका जो ग्लूकोज स्पाइक होता है, शुगर स्पाइक होता है, उसकी वजह से बॉडी में एक ऑर्गन होता है, दैट इज पैनक्रिया, जिसे हम गुजराती में बोल सकते हैं स्वादुपिंड। पैनक्रिया जो होता है वो इंसुलिन पास करता है, वो इंसुलिन को भेजता है कि शुगर स्पाइक हुआ है, उसको नॉर्मल रेंज पे लाओ। उसका काम ही है शुगर को नॉर्मल रेंज पे लाना। तो वो इंसुलिन स्पाइक करता है और वो भेजता है सेल्स के पास कि आप सेल्स में जाओ और ग्लूकोज को नीचे लाओ। तो जब ये भेजा जाता है तब क्या रहता है, हमारी बॉडी में क्रोमियम, अगर हमारे बॉडी में क्रोमियम डेफिशिएंसी है तो सेल्स का दरवाजा ओपन नहीं होता है। लाइक एग्जाम्पल दूँ, एक कुरियर, जैसे एक कुरियर बॉय आया है आपके घर पे, कुरियर दिया उसने, आपने दरवाजा खोला, कुरियर लिया, साइन किया, वो गया, फिर वापस से आया अगेन, वो अगेन आया, वो आता ही रहेगा। तो आप एक दिन थक जाओगे और फिर आप दरवाजा ही नहीं ओपन करोगे। सो क्या हो रहा है, हम रेजिस्ट कर रहे हैं, वो कुरियर बॉय को क्या बोल रहे हैं, ना बोल रहे हैं कि भाई नहीं आओ। वैसे ही हमारा जो सेल रहता है वो भी ना बोलता है इंसुलिन को कि मेरे को नहीं चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी बहुत है। तो वो रेजिस्ट कर रहा है, क्रोमियम की कमी होने की वजह से वो रेजिस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से हम इसे बोलेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस। मतलब इंसुलिन ले ही नहीं रहा है सेल, तो इसे प्रॉब्लम को बोल रहे हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। और इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से पीसीओडी, पीसीओएस, डायबिटीज, ये सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं हमें। सो हमें क्या ध्यान देना है, हमारे ब्रेकफास्ट पे। हमारा ब्रेकफास्ट जो रहना चाहिए वो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला नहीं रहना चाहिए, उसमें प्रोटीन ज़्यादा रहना चाहिए, फैट का प्रमाण रहना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं रहना चाहिए। वैसे ही हमारा लंच में भी ज़्यादा प्रमाण में कार्बोहाइड्रेट नहीं रहना चाहिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रहेगा तो आपका शुगर बार बार स्पाइक होगा। और हम एक्चुअली 6 से 7 बार खाना खाते हैं, तो अगर 6 से 7 बार हम कार्बोहाइड्रेट ही लेंगे तो उतनी बार शुगर स्पाइक होगा और उतनी बार इंसुलिन जाएगा और आपका सेल थक जाएगा और बोलेगा मेरे को नहीं चाहिए। तो वो रेजिस्ट होना चालू करेगा और ग्लूकोज जमा करेगा, और ग्लूकोज जमा होने की वजह से आपको डायबिटीज होने के हाई चांसेस रहते हैं। सो इसीलिए हमें ध्यान देना है कि हमारा जो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर हो उसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ना हो, कॉम्बिनेशन हो जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, फैट भी हो, वो सब रह जाए। यस, अभी जैसे बोला मैंने, जितना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाएंगे उतना ज़्यादा हमारा शुगर स्पाइक होगा। सो इसीलिए कम खाना है, ये ध्यान रखना है हमें। और जैसे मैं बताऊँ, आजकल इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम एक नॉर्मल की तरह हो गया है, बिकॉज ये हर एज के पर्सन को हो सकता है। यस, थैंक यू। सो ये हर एक एज के पर्सन को हो सकता है। जैसे यंगस्टर्स की बात करें, आजकल जो हमारी यंग पीढ़ी है, हम सब यंगस्टर ही है, तो हमारी जो यंग पीढ़ी है वो आगे चलकर एजेड होने वाले हैं। जो अभी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वही जाकर बड़े होने वाले हैं, वही आगे देखने वाले हैं। सो अगर हम लोग ही ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं अभी से, तो वो इंसुलिन अभी से रेजिस्ट हो रहा है, वो ग्लूकोज अभी से जमा हो रहा है, वो आगे चलकर डायबिटीज़ में ही कन्वर्ट होगा। सो ये ध्यान हमें हमारे बच्चों से लेकर सब में रखना है, छोटे से लेकर सबको हमें नॉलेज देना है कि हमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना है, हमें कॉम्बिनेशन खाना है, वो ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल दूँ तो मैं इधर किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन जैसे मैकडोनल्ड्स है, एग्जाम्पल है, मैकडोनल्ड्स में क्या रहता है, ज़्यादातर बर्गर ये वगैरह खाने जाते हैं। आजकल बहुत सारे लोग वो लोग प्रमोट करते रहते हैं हैप्पी मील, राइट। सो ज़्यादातर मैकडोनल्ड्स में जाने वाले बंदे कौन से होते हैं, यंगस्टर्स ही होते हैं, ज़्यादातर यंगस्टर्स जाते हैं। सो वो लोग क्या खा रहे हैं, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं,
हम भी कभी ना कभी गए होंगे मैकडॉनल्ड्स में और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने की वजह से अभी से शुगर स्पाइक हो रहा है। सो वो आगे चलकर वो डायबिटीज़ में ही कन्वर्ट होगा। सो हमें अभी से ध्यान देना है ताकि वो आगे चलकर डायबिटीज़ की कंडीशन में ना आ जाए। तो ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम का एक ये प्रॉब्लम हो सकता है आपको। सेकेंड, आपको आपका फास्टिंग ग्लूकोज जो है वो 100+ चेक करना है, आपका 100+ नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज आप आगे चलकर मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आ सकते हो। उसका एक और सिम्टम बोल सकते हैं आपका BMI। मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने का एक और सिंड्रोम है जिसे BMI बोलते हैं, हमारा बॉडी मास इंडेक्स। अगर हमारा बॉडी मास इंडेक्स 23 से ऊपर जा रहा है, 23 से 25 के बीच में है नो प्रॉब्लम, लेकिन 25 से अगर ज़्यादा ऊपर जा रहा है तो आपको हाई चांसेस है मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने के। अगर आपका BMI रेंज जो है वो 18 से नीचे है तो क्या है, आप अंडरवेट हो। और अगर आपका 23 से ऊपर जा रहा है, बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, तो आप ओबेज में आते हो, ओबेसिटी में आ जाते हो। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप ओबेसिटी लेवल में जा रहे हो तो आपको ये सब प्रॉब्लम्स होने के शुरुआत में हुआ, तो आपको ध्यान रखना है, आपको अपने आइडियल वेट पे रहना है, वो ध्यान रखना है आपको। दूसरा भी सिम्टम्स है, देख लीजिए, हैविंग लो एनर्जी। अगर आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने वाला हो या हो रहा है तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत ज़्यादा लो एनर्जी रहना, ज़्यादा थकान लगना, स्वेटिंग, पसीना बहुत ज़्यादा आना, मतलब ऐसा नॉर्मली भी बैठे हैं तो भी पसीना बहुत ज़्यादा आना, ये आपको हो सकता है। आंखों के आगे कभी कभी अंधेरा छा जाना बिना वजह, अंधेरा छाना, रात को बार बार उठ के वॉशरूम में जाना, मतलब आपको यूरिनेशन का ज़्यादा प्रॉब्लम है, बार बार आप यूरिन जा रहे हो तो आपको ये हो सकता है, हाई चांसेस है। सो ये कुछ सिम्टम्स थे जिससे आपको पता चलेगा। ज़्यादातर जिनकी वेस्ट लाइन ज़्यादा है उनको जल्दी ये होने के चांसेस है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका टमी बाहर ना आए। वो टमी अगर बाहर आएगा तो प्रॉब्लम के साथ आएगा। सो ये कुछ सिम्टम्स थे जो आपको बताए गए हैं। अभी इसको कैसे हम रिवर्स कर सकते हैं या इसका सोल्यूशन क्या है, हम क्या कर सकते हैं नॉर्मल वे से। यस, सो कैसे हम रिवर्स कर पाएंगे, हमें प्रॉपर कैलोरी इंटेक प्रॉपर हमारा रखना है। हमारा कैलोरी, हमारा जो BMR है उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, हमारा वेट मेंटेन रहना चाहिए, वो ध्यान रखना है हमें। साथ में हमें खाना कौन सा खाना चाहिए, हैव लो GI फूड, ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसमें लो हो वैसा खाना हमें चॉइस करना है, क्योंकि हाई GI जितना फूड जाएगा उतना आपका ग्लूकोज लेवल स्पाइक होगा और आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। सो इसीलिए हैव लो GI फूड। इंक्रीज योर प्रोटीन इंटेक, आपको आपका प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है। जैसे बोला जाता है 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए पर kg नॉर्मल पर्सन के लिए। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है या कोई एथलीट है जो ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उनको 1.5 ग्राम पर kg चाहिए। सो आपको आपका प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है। और प्रोटीन कैसा, आपको कंप्लीट प्रोटीन खाना है, इनकम्प्लीट प्रोटीन नहीं। कंप्लीट प्रोटीन कहाँ कहाँ से आता है, नॉनवेज सोर्स है, सिर्फ नॉनवेज सोर्स ही है जहाँ से हमें कंप्लीट प्रोटीन मिलता है, बिकॉज वेजिटेरियन सोर्स से हमें इनकम्प्लीट प्रोटीन मिलता है। तो हमें ध्यान देना है कि हमारा प्रोटीन इंटेक सही हो, वो ध्यान रखना है। और हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन चाहिए, हमें न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। हमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स चाहिए लिख लीजिए। 60 मिनरल्स चाहिए हमें, 16 वाइटामिन, 12 अमीनो एसिड जो हमें प्रोटीन से मिलेगा, 2 फैटी एसिड, हेल्दी फैट भी चाहिए हमें। तो ये हमारी बॉडी को चाहिए, तो ये हमें ध्यान देना है। और ज़्यादातर जो विटामिन या मिनरल्स है उसमें मेन मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट इज क्रोमियम, हमारी बॉडी में क्रोमियम जाना चाहिए। सेकेंड सिलेनियम खाना है हमें। कैल्शियम, आज कैल्शियम की बहुत ज़रूरत है हमें, और कैल्शियम के साथ विटामिन D भी लेना है हमें। मैग्नीशियम, वो एक रिलैक्सिंग मिनरल है तो मैग्नीशियम की भी ज़रूरत होती है। ये कुछ नेसेसरी है जो हमारी बॉडी में डेली बेसिस पे जाने ही चाहिए, बाकी सारे तो ज़रूरी ही है, लेकिन ये मैंने आपको कुछ कुछ मेन बताया है। उसके बाद आपको मोर फाइबर खाना है, ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर खाना है। कितना फाइबर चाहिए बॉडी को, 25 ग्राम से लेकर 40 ग्राम तक, उतना फाइबर बॉडी को चाहिए।
उतना आपको फाइबर खाना है। आपको अपना डाइजेशन लेवल इम्प्रूव करना है, हमारा डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना है आपको। आपका जो डाइजेशन ट्रैक है वो क्लियर रहना चाहिए, आपकी बॉडी प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब कर सके, इसलिए आपको डाइजेशन अच्छा रखना है। और साथ ही में आपको एवरी डे एटलीस्ट 30 मिनट्स का कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करना है, तो आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम से दूर रह पाओगे। सो ये कुछ एक आपके लिए सॉल्यूशंस थे जो आप कर सकते हो। अगर आपका वेस्ट लाइन बढ़ रहा है तो जल्दी से ध्यान दो उसके ऊपर, ताकि उसे आप कंट्रोल कर पाओ। आपको आपके आइडियल वेट पे खास करके रहना है। सो ये मेरी तरफ से था मेटाबॉलिक सिंड्रोम के ऊपर, जहाँ पर हमने बात किया सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं और उसको हम रिवर्स कैसे कर सकते हैं। सो ये आपको ध्यान देना है। और साथ ही में जैसे हम लोग न्यूट्रिशन है, मैं न्यूट्रिशन में ले रही हूँ। सो न्यूट्रिशन क्या हेल्प करता है? न्यूट्रिशन हेल्प करता है हमें, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन हेल्प करता है हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में देने के लिए। सो आपको अपना ब्रेकफास्ट जो है वो न्यूट्रिशन रिच करना है। आपका जो ब्रेकफास्ट होना चाहिए वो फुल न्यूट्रिशन वाला मिलना चाहिए, वो ध्यान देना है खास करके।